हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समास की। हमने पार्ट 1 की वीडियो है ऑलरेडी बना दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, हमने 3 कर लिए थे स्टार्टिंग के, अविभाव समास, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके द्विगु समास से। लेकिन उससे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है और जो वीडियो पे नहीं जा सकते, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के बाकी के जो बचे हैं वो बाकी के 3 आगे के करते हैं। चलिए जी, रिवाइज करते हैं। पहला है आपके पास अविभाव समास। आपको मैंने कल भी बताया था, आपको बुक्स में मिल जाएगा कि समास क्या है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो आपके पास एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 शब्द है। एक शब्द लिख लेता हूँ, इनको 2 शब्दों से मिलकर कैसे बना है ये आपको बताता हूँ। आपके पास है प्रतिदिन, और ये एग्जाम्पल आपका अविभाव समास का है। तो अविभाव समास की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये आपने याद रखना है कि 2 शब्दों से किस किस से मिलकर बना है। अगर इसको हम देखें तो इसके 2 शब्द कौन से, एक है प्रति, दूसरा है दिन। ठीक है, ये हो गया आपके 2 शब्द, प्रति और दूसरा है दिन, यानी प्रति जमा दिन, यानी प्रति प्लस दिन। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका। वो जब इनको इकट्ठा किया जाता है, यानी इनका जब यौगिक बनाया जाता है, तो इसका बनता है आपका प्रतिदिन। अब इसमें मैंने अविभाव समास में क्यों दिया एग्जाम्पल आपको प्रतिदिन का। अगर बात की जाए अविभाव समास की, तो अविभाव समास की पहचान हम कैसे करते हैं। तो जो अविभाव समास है उसकी पहचान का सबसे पहला तरीका है, आपने पहचाना है उपसर्ग। तो ये आपने याद रखना है कि हमने क्या देखना है, उपसर्ग। अब उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। मैंने पिछले कल भी बताया था, थोड़ा सा आज मैं बता देता हूँ कि उपसर्ग कौन कौन से है। तो पहला तरीका है आपको अविभाव समास को पहचानने का, उपसर्ग। और दूसरा तरीका है आपको कि उसमें क्या देखेंगे, आप पहला पद देखेंगे, और पहला पद वो होगा कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर बात की जाए प्रति की, हमने पहला पद यहाँ पे प्रति लिया था, प्रथम पद ये था, और जो दिन है, दिन आपका द्वितीय पद है, द्वितीय पद या उसे उत्तर पद भी कहेंगे हम। तो अभी बात की जा रही है कि जो पहला पद है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो आपका ये प्रति है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर इसे हम विभाजित करते हैं, मान लीजिए आप इसको विभाजित करते हैं, तो इसका जो है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी ये अर्थ विहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। प्र अलग कर दिया, ती अलग कर दिया, तो इसका कोई अपना एक ऐसा अर्थ नहीं है जिसे आप समझ सके या इसे अंडरस्टैंड कर सके। तो राइट, इसका पहला आपको मैंने बता दिया। एक तो हम उपसर्ग से पहचान सकते हैं अविभाव समास को, और दूसरा पहचान सकते हैं कि उसका जो पहला पद होगा उसका प्रत्यय, उसका जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो आपका पहला पद होगा वो कर्म अर्थ वाला होगा, यानी कर्म अर्थ की आपको पहचान करवाएगा। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कल की वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अव्यय है क्या है। जो पहला पद है वो क्या है, आपका उपसर्ग है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो अव्यय की, अव्यय होगा कहाँ होगा, अविभाव समास में जो अव्यय होंगे उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अव्यय। अव्यय क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ, जिसमें कि वचन काल या किसी पर भी उसका प्रभाव नहीं होता है। तो ये आपने याद रखना है। अव्यय होता है ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें कि विकार उत्पन्न हो गया हो, वो आपका कौन सा होगा, अव्यय होगा। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया है। चलिए, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको प्रतिदिन का। अभी मैं बता रहा था आपको उपसर्ग। उपसर्ग कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उपसर्ग बताने से पहले आपने क्या रखना है, पहला पद जो अव्यय है अविभाव समास में जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से है। तो आपने सिर्फ इतने ही शब्द याद करने हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, हाथ। ये कुछ शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इन शब्दों से ही आपके अविभाव समास के जो है पहले शब्द मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इनमें से ही पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ। हर शब्द का तो मैं नहीं दूंगा, एक दो शब्द का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर बात की जाए आपके पास जो पहला शब्द है आ, तो अगर आपके पास दिया गया है आजीवन, तो आपने क्या याद रखना है, आपने पहला शब्द पकड़ना है। पहला शब्द आपके पास कौन सा, उपसर्ग क्या है आपके पास, अव्यय क्या है आपके पास, आ। जिसमें आ लगा हो तो आपने क्या समझ लेना है कि वो आपका कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। इसके अलावा प्रति,
प्रति को क्या करेंगे आप, प्रति प्रति अगर आप आपके सामने दिया है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आपने क्या देखना है, उपसर्ग क्या लगाया आपके पास प्रति, तो वो कौन सा होगा आपका अविभाज्य समास। इसके अलावा भर आपके पास नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ भर, तो भर में क्या आएगा आपका, तो इसका जो आपका बन जाएगा भरपेट। उसी तरह आपके पास नेक्स्ट है आपके पास यथा, यथा का यथाशक्ति। इसी तरह आपके सारे बाकी आगे के जितने भी है ये सारे आएंगे आपके पास, ये अविभाज्य समास में आएंगे। अच्छा एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। अविभाज्य समास में क्या होता है कि अविभाज्य समास में एक तो पहचान होती है, इसको उपसर्ग अव्यय प्रत्यय या कर्म के आधार पर या विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे पहचान की जा सकती है। दूसरा अविभाज्य समास की पहचान कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए एक और है। अविभाज्य समास में क्या होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति कैसे होती है, एक मैं आपको लिखता हूँ, ये यहीं से ले लीजिए हाथ, ये लिखिए आप हाथ, एक शब्द यहाँ से ले लिया हाथ। अब आपके पास शब्द लिखा होगा हाथों हाथ, हाथों हाथ आपके पास शब्द लिखा है। अब इसमें क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, बात तो हाथ की जा रही है ना। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूँ हाथों हाथ का, हाथ ही हाथ में, यानी कि आपने क्या है कि हाथ से हाथ में या हाथ ही हाथ में, कि मैंने क्या है कि किसी को मैंने केश दिया, कैसे दिया मैंने उसको केश, हाथों हाथ दे दिया, बाय हैंड दे दिया, राइट। तो इस तरह के जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ भी कहाँ क्या आएगा आपका अविभाज्य समास आएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं पुनरावृत्ति वाले का, कि अगर आपके पास आ गया घर घर, ये शब्द आ गया, ये मैंने जो पिछला पार्ट 1 है उसमें भी समझाया अच्छे से कि पुनरावृत्ति जहाँ होगी वो शब्द कौन से हो गया आपके, वो आपके अविभाज्य समास में आएंगे। उसी तरह दिनों दिन, पल पल, रातों रात, धीरे धीरे, इस तरह के जिनमें भी पुनरावृत्ति वाले शब्द होंगे वो सभी अविभाज्य समास में आपके आने वाले हैं। आई होप आपको ये अविभाज्य समास समझ आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में आपने क्या करना है, अब आपने प्रथम पद उत्तर पद, अविभाज्य समास में क्या था आपका प्रथम पद प्रधान था या प्रथम पद को विभाजित नहीं किया जा सकता, प्रथम पद देखना था हमने, किस में देखना था अविभाज्य समास में। अब जो तत्पुरुष समास है आपका, तत्पुरुष समास में हमने देखना है उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। आपको मैं ये एग्जाम्पल अब यही देता हूँ, प्रतिदिन की बात की जाए तो हमने अविभाज्य समास में देखा था प्रथम पद, यानी ये आपका प्रथम पद है। और अगर बात की जाए हमने तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास में देखना है हमने उत्तर पद, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, तो ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा और क्या बात आएगी, जो आपका जो उत्तर पद प्रधान होता है, इसके अलावा जो दोनों पद है उनके बीच में एक जो है कारक चिन्ह होगा, उसका क्या है विलोप हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, आपके पास क्या है, एक तो इसको विभक्तियों के नाम से पहचानते हैं, उन विभक्तियों में विभक्तियों के अंदर लोप हो जाएगा शब्द में। अब ये विलोप कैसे होगा कि आपके पास पहले तो आपने विभक्तियाँ दी है, आपके पास विभक्तियाँ कितनी होती है, विभक्तियाँ 8 होती है। उसमें आपने क्या करना है, जो प्रथम है आपके पास, प्रथम में आता है कर्ता ने, कर्ता ने को छोड़कर, और जो आपका अष्टमी आएगा, अष्टमी और प्रथम को छोड़कर बाकी के जितनी भी द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये जो विभक्तियाँ हैं इन सभी को आपने इसमें यूज़ करना है। इसके अलावा फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, जैसे कि कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की रा रे अधिकरण में पर, इस तरह से जो आपकी आएंगी विभक्तियाँ वो किस समास में आएगी, वो आएगी आपके तत्पुरुष समास में। अब ये विभक्तियाँ कैसे आएगी और आपने कैसे पहचानना है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल भी दिया था मैंने उस वीडियो में। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास एक शब्द दिया है मनोहर। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मनोहर शब्द में कौन सा समास है, तो आपने क्या उत्तर देना है। अब आपने देखना है मनोहर शब्द का जो अर्थ है, सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें आपका उपसर्ग है, नहीं है, नहीं है तो मतलब कि ये आपका अविभाज्य समास नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे क्या मनोहर शब्द किसी हम बाहरी किसी और शब्द की पुष्टि करवा रहा है, तो नहीं करवा रहा है। अभी जब आपको सारे समास क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मनोहर से कैसे लगेगा, आपको पता है कि ये कौन सा है समास। तो आपने इसका अर्थ निकाला, मनोहर क्या होता है, मन को हरने वाला, मनोहर होता है आपका मन को हरने वाला। तो जब मन को हरने वाला होता है उसे क्या कहेंगे आप, मन को हरने वाला। अब आप देख लीजिए मन को हरने वाला कौन हो गया आपका, मनोहर हो गया। अब आप इधर आइए और यहाँ देखिए आपका को कहाँ है, कर्म, तो को आपका यहाँ आ रहा है जो कि तत्पुरुष समास की विभक्तियों के अंदर है। तो किसको हरने वाला, मन को हरने वाला। तो आपने जो ये को है ये किस में आ रहा है आपका, कर्म को, कर्म को, कर्म के आगे आ रहा है आपका को,
तो यानी कि आपका कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास है। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कोशिश करता हूँ अलग अलग। अब आपने खुद से पहचानना है, आपको मैं ये बता दूँ ये तत्पुरुष जो है समास उसी का एग्जाम्पल है, आपने बस विभक्तियों में पहचानना है कि किस विभक्ति में आपका ये शब्द यूज हुआ है। एक है आपके पास देश निकाला। देश निकाला शब्द दिया गया है आपके पास और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो अब आप इसको पहले आप इसको विभाजित कीजिए और इसका अर्थ निकालिए। देश निकाला कौन होगा, जिससे कि देश से निकाल दिया गया हो। देश निकाला कब दिया जाता है, जिससे कि देश से निकाल दिया गया हो, इसमें कौन सा आएगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब किसी को देश से निकाल दिया है तो वो उस देश से अलग हो गया है, यानी कि वो किसी अलग देश में चला गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। देश निकाला तो इसका बनेगा आपका देश से निकाल दिया गया और से किस में आया है, तो आप देखेंगे से किस में आया है, से आया है आपका अपादान में। अब ये देखिए यहाँ, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि करण के आगे भी तो से के द्वारा है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने निकाला है, कि देश से निकाल दिया है सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर बात आपसे पूछा गया है कि देश निकाला क्या है आपका, तो ये हो गया आपका अपादान। किसी चीज़ से जो चीज़ अलग होती है, मान लीजिए एक पेड़ से पत्ता गिर गया है तो वो उस पेड़ से अलग हो गया है, तो उसमें कौन सा आएगा आपका, तो उसमें आएगा आपका तत्पुरुष समास। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, आपको फिर से ये कन्फ्यूजन हो रहा था, थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करण का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। करण से के द्वारा कैसे आएगा, कि यानी कि आपको एक शब्द दिया गया है ऋण मुक्त, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास शब्द दिया है ऋण मुक्त। अब ऋण मुक्त का अगर आपने अर्थ निकालना है तो क्या होगा, इसके अंदर जो विलोप हुआ है शब्द का, किस शब्द का विलोप हुआ है, तो इसमें हुआ है से शब्द का। ऋण से जो मुक्त है, ठीक है, ऋण से जो मुक्त है ये अलग नहीं हुआ है, ये किसी चीज़ से अलग नहीं हुआ, या इसे किसी देश से नहीं निकाला गया है, या किसी स्थान से नहीं निकाला गया है, या पेड़ से पत्ता नहीं गिरा है, ये अलग नहीं हुआ है। तो इसका क्या आएगा, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त क्या होगा आपका, ये समझ गए ना आप। तो इसमें आएगा करण से के द्वारा, ऋण से जो मुक्त किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है, किसी को ऋण से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। इसके अलावा एक और थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, हालांकि आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए, मेन पर्पज ये। एक मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ तत्पुरुष समास का ही। एक शब्द है आपके पास देशभक्ति, इसका निकालिए जरा आप। इसमें कौन सा समास का कौन सी विभक्ति आएगी, इसमें देशभक्ति। आप इसको अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। किसके लिए भक्ति, भक्ति किसी के लिए होगी, देश के लिए होगी भक्ति, भगवान के लिए होगी भक्ति, माता पिता के लिए होगी भक्ति, किसी के लिए तो भक्ति होगी। किसके लिए है भक्ति, किसी के लिए तो होगी, भगवान के लिए। तो आपने क्या रखना है, भगवान के लिए, माता पिता के लिए। तो यानी कि जो इसमें शब्द विलुप्त हुआ है वो हुआ है के लिए। तो के लिए शब्द आप देखेंगे कहाँ आएगा, तो यह आएगा आपका संप्रदान में। तो आपने इस तरह से बाकी के सारे शब्द भी देखने हैं, इस तरह ही आपके सारे शब्द आपके वो आएंगे तत्पुरुष समास में। आपने शब्दों का विग्रह करना है, उसका अर्थ निकालना है, और आपने निकालना है कि उस शब्द के अंदर आपने ये याद रखना है कि किसका विलोप हुआ है। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों का विलोप हुआ है उन शब्दों के अंदर, और जिन शब्दों के अंदर इन सभी में से किसी भी शब्द का विलोप हुआ है वो आपके सभी तत्पुरुष समास में आएंगे। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में और एक समास आता है, तत्पुरुष समास का ही भाग है, ये है आपका नौ समास। नौ समास बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि नौ समास क्या है। नौ समास है आपका ऐसे शब्द जिन शब्दों के आगे नकारात्मक शब्द लगे हो, यानी कि उसके आगे सिर्फ एक शब्द जोड़ने से, एक वर्ण या एक अक्षर जोड़ने से उस शब्द का जो अर्थ है उसके विपरीत हो जाता है, यानी उसका नेगेटिव अर्थ निकलने लगता है। अब ये कैसे निकलने लगता है, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास शब्द है धर्म, राइट, आपके पास शब्द दिया है धर्म, इसके आगे एक शब्द लग गया, आपका वर्ण लग गया अ, तो इसका अर्थ हो गया आपका अधर्म। अधर्म होता है जो नास्तिक हो, जो कि धर्म को नहीं मानता है। तो ये आपका
जहाँ भी आपके नकारात्मक शब्द लगेंगे तो वो सभी आपके नव समास में आएंगे, और जो नव समास है ये तत्पुरुष का ही एक भाग है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे अनहोनी। अनहोनी हो गया आपका। तो एक होता है होनी। क्या होनी है? अन लगने से इसके शब्द का अर्थ ही बदल गया। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक शब्द लगने से इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। तो जितने भी ये शब्द आएंगे जिसमें कि नेगेटिविटी दिखाई दे रही हो, नकारात्मक शब्द बन रहे हो उस शब्द के इस्तेमाल से, तो वो भी आपके तत्पुरुष समास में ही आएंगे। तो ये आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि अनपढ़। अनपढ़ में कौन सा समास है? अगर आपसे मैं पूछूं, कई बच्चों को यहाँ लगेगा कि जो अनपढ़ में है, जिस प्रकार अनहोनी में अन लगा था उसी प्रकार अनपढ़ में अन लगा है। तो कई बच्चों को ये लगेगा कि अनपढ़ में आपका अविभाव समास है, और उनका ये लगना स्वाभाविक है। अब ये स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि जो आगे अन लगा है, क्योंकि बच्चे क्या देखेंगे कि इसमें आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो यानी कि जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं वो आपका कौन सा होता है? अविभाव समास। लेकिन आपने उसके साथ ये भी याद रखना है कि इसके अन लगने से इसके जो शब्द का अर्थ है वो आपका नकारात्मक हो गया है। तो जहाँ भी आपके शब्द का अर्थ नकारात्मक में निकले वो आपका तत्पुरुष समास में होगा। ये कुछ ऐसे शब्द है, आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे थोड़े से शब्द, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपने हर जगह उपसर्ग के पीछे ही नहीं दौड़ना है। जिन शब्दों में नकारात्मक अर्थ निकले वो आपके तत्पुरुष में आएंगे, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ और शब्द मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे हो गया आपका नपुंसक हो गया। इसके अलावा आपके पास हो गया गैर वाकिद। एक होता है पसंद, आप किसी को पसंद करते हैं, ये आपका सकारात्मक है। और इसके आगे आपने लगा दिया ना, नापसंद, तो ये आपका नेगेटिविटी दर्शा रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है। जहाँ भी नेगेटिविटी आएगी आप याद रखना वहाँ आपका तत्पुरुष समास है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आएगा तत्पुरुष समास वाले। अब आपको तत्पुरुष समास से आई होप कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक आपने विभक्तियाँ ढूंढनी है, उनके विभक्तियों के अंदर जितने भी शब्दों का लोप हुआ है उस शब्द को ढूंढने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा आपने देखना है कि क्या इसमें नकारात्मक शब्द तो नहीं है। अगर है तो आपने ध्यान रखना है कि वो आपका तत्पुरुष ही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास, दो पढ़ लिए हमने, अविभाव और तत्पुरुष। और नेक्स्ट आपके पास आ गया, ये आ गया कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या है आपका? कर्मधारय समास में जो किसी भी, आपने डेफिनेशन याद नहीं रखनी, जितना मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी समास में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप तो स्पेशली टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन समास से पूछे जाते हैं और आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना। कर्मधारय समास में आप सिर्फ शब्द को पकड़िए। शब्द है कर्मधारय, यानी कि कर्मधारय समास में उसकी बात की जाएगी, जिसकी बात की जा रही है उसकी विशेषता की बात की जाएगी। जिसकी बात हो रही है उसकी विशेषता की बात की जा रही है। अब जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किसकी बात हो रही है। अगर बात की जाए, एक शब्द है आपके पास चरण कमल। किसकी बात की जा रही है? चरण की बात की जा रही है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता, इस शब्द की, इस चरण की क्या विशेषता है कि ये कमल के समान है। तो आपने याद रखना है, जिस शब्द में भी किसी की विशेषता की बात की जा रही है तो उसमें आपका कर्मधारय समास आएगा, यानी कि किसके, उसकी विशेषता को धारण करने वाला शब्द आपका कर्मधारय समास में आएगा। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह आपका होगा कमल नयन। मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, वीडियो बड़ी होगी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ शब्द दिया है आपके पास, कमल के समान है जिसके चरण। इस चरण की क्या विशेषता है कि ये किसके समान है? कमल के समान है। तो ये इसका कर्म क्या है कि इसकी विशेषता है कि ये कमल के समान है इसके चरण। उसी तरह है कमल के समान नाम, कमल नयन, जिसके की नयन किसके समान है? कमल के समान है। इसकी विशेषता है कि ये कमल के समान है। उसी तरह प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय हो वो क्या होगा आपका? प्राण प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख जिसका, इस मुख की विशेषता है कि ये किसके समान है? ये आपके चरण के समान है।
जिसमें कि किसी की विशेषता दिखाई दे रही हो। अब इसका चंद्र का क्या, चंद्र है आपके पास कर्म, विशेषता किसकी बता रहा है, ये आपकी मुख की बता रहा है। तो इसी तरह के जो बाकी के शब्द है वो भी ऐसे है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो इस तरह के आत्म जो आपके है आएंगे वो आएंगे आपके कर्मधारय समास में। मैंने कोशिश की है जो आपको सिंपल से सिंपल वे में बता सकूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और इसके अलावा आप एक ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि जब इन शब्दों का विग्रह किया जा रहा हो, जैसे चरण कमल, कमल नयन, प्राण प्रिय, तो इसके बीच आपने याद रखना है कि इसके बीच में आपका आएगा है जो, कमल चरण के समान है जो, ठीक है, कमल के समान है जो, इस तरह के है, महापुरुष है जो है जो के समान, ये शब्द जब आपके बीच में आएंगे, चरण और कमल के, कमल और नयन के, महा और पुरुष के, महान है जो पुरुष, है जो पुरुष, चरण के है जो समान, ठीक है, चरण के समान है, किसके समान है, चरण के समान है। तो ये जो के समान है जो जिस भी शब्द के बीच में लगे वो सारे आपके कर्मधारय समास में आएंगे। तो ये भी आप एक ट्रिक तो के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास द्विगु। द्विगु हमने आज द्विगु से स्टार्ट करना था, लेकिन ये रिवाइज करते करते वीडियो कुछ और ज़्यादा लंबी होगी। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास द्विगु समास है, मैंने कल भी बताया था। द्विगु समास को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, द्विगु, द्वि लगा है, द्वि आप याद रखना दो से, यानी कि द्विगु समास में वो सभी समस्त पद आएंगे जिसका पहला अक्षर संख्यावाचक हो। जो आपको पहला अक्षर जहाँ पे संख्यावाचक दिखाई दे वो सभी आपके आएंगे द्विगु समास में। अब ऐसा नहीं है कि संख्या आप 1 से 100 तक जितनी संख्या आएगी वो सभी इसमें आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब संख्यावाचक कैसे हो, संख्यावाचक हो आपके 1 से 9 तक की संख्या में आपके जो समूह का बोध करवाए जो संख्या है वो सभी आपके द्विगु समास में आएंगे। इसके अलावा और कौन से आएंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 100 तक, ये सारे इसमें आने वाले, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सभी आपके किस में आएंगे, द्विगु समास में। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे आएंगे संख्यावाचक। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास शब्द दिया है 21, तो क्या बोलेंगे आप, क्या ये आपका द्विगु समास में आएगा? नहीं दोस्तों, ये द्विगु समास में नहीं आएगा। अब ये द्विगु समास में क्यों नहीं आएगा, इनका आप पहले विग्रह कीजिए। विग्रह करने पर क्या मिलेगा आपको, 20 + 1, तो ये बनेगा 21। अब इससे आपको समूह का कहाँ अंदाजा हो रहा है आपको कहीं समूह का अंदाजा, तो जिसमें समूह का अंदाजा होगा वही संख्या है आपकी किस में आएगी, द्विगु समास में। अब समूह का कैसे होएगा इसका भी आपको मैं बताता हूँ कि समूह कैसे दिखाएंगे आप। अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए है, 7 सिद्धुओं का समूह, सिंधुओं का समूह आपने याद रखना है, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, इसमें सप्त लगा है ना आगे, तो ये कौन सा आएगा आपका, ये आपका द्विगु आएगा। अब देखिए जो नीचे है 2 पहरों का समूह, नेक्स्ट लाइन है आपके पास 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह यानी कि 2 पहर, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका लगा है 2, यानी कि 2 पहर में क्या है, ये आपको समूह का बोध करवा रहा है कि एक पहर और दूसरा पहर, दोनों पहरों की बात की जा रही है, तो इसको आप एक समूह में रखेंगे, 2 पहरों का समूह। इसके अलावा आपके पास नीचे है त्रिलोक, 3 लोक, 3 लोकों का समायार है ना, 3 लोकों का समायार एक ही है जिसे क्या कहेंगे हम, त्रिलोक। तो ये भी समूह का बोध करवा रहा है आपको, तो ये भी किस में आएगा आपका, द्विगु समास में आएगा। उसी तरह सप्तऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, इस तरह से जितने भी आपके हैं, जैसे ये जितने भी आपके हैं ये सभी आपके किस में आने वाले हैं, ये सारे द्विगु समास में आने वाले। 1 से 9 तक की संख्याएं सभी, उसके अलावा 10, 20, 30, ये दशमलव पुरानी जितनी 100, ये जो आपको बोध करवाए ये सभी आपके द्विगु समास में। जैसे कि आपको पंच पात्र हो गया आपका, 5 पात्रों का समूह, इसमें फर्स्ट शब्द आ गया पंच, आ गया ना। तो इसी तरह जितने भी आपके फर्स्ट में संख्या का बोध करवाए या संख्यावाचक दिया हो आपके पास, तो ये कौन सा आएगा आपका, द्विगु समास आएगा। अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल अभी भी दिया कि अगर आपके पास बाय द वे आपके पास दिया है 55, 55 दिया है, तो ये क्या है आपका, किसी समूह का बोध करवा रहा है, ये नहीं करवा रहा है। जिस प्रकार पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह, ये
5 पात्रों की बात हुई है इसमें, ये समूह किसका है? 5 पात्रों का। तो ये आपने याद रखना है। तो ये किसका बोध करवा रहा है? 5 पात्रों को इकट्ठे होने की बात की जा रही है। उसी तरह 55 में तो आपको कहीं कोई समूह नहीं दिख रहा है। अगर इसकी बात की जाए 55 की, तो ये क्या है आपका? ये आपका 50 और 5 है, जो कि क्या बना है? 55। तो ये किसी भी संख्या का बोध नहीं करवा रहा है, तो इसलिए ये इस तरह की जो संख्या है वो आपकी द्विगु समास में नहीं आएगी। तो मैंने कोशिश तो की है, अब देखते हैं, आपकी कमेंट देख के पता लगेगा आपको ये समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट है आपके पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में आपने कुछ भी याद नहीं रखना। द्वंद्व समास में आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊं, आपने याद रखना है द्वंद्व समास में एक तो आपका लगा होगा दो शब्दों के बीच ये योजक चिन्ह, एक बात। दूसरी बात है, आप उन योजक चिन्ह के जगह आप और भी लगा सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है कि अगर लगा हो या, अथवा, इस तरह के जितने भी शब्द है, आदि, ये लगे हो, तो ये कौन सा आएगा? आपका द्वंद्व आएगा। मेन आपने याद रखना है ये योजक चिन्ह और। अब ये कैसे होगा इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपके पास शब्द ये है नदी नाले, तो आपके पास लिखा है सिंपल नदी नाले। अब इसमें एक ही नदी नाले की बात नहीं की जा रही है, इसमें सभी नदी नाले की बातें की जा रही है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको? नदी और नाले हमें हमेशा साफ करने चाहिए। आपके पास एक शब्द है तो हम इसको, और हम इसको इसका भी विलोप कर देंगे हम और का। तो अगर हम सिंपल सा कहेंगे कि नदी नाले साफ किए जाने चाहिए, तो इसका क्या मतलब होगा? नदी और नाले आदि हमें साफ किए जाने चाहिए, यानी आदि और अथवा, इस तरह के जितने भी शब्द हैं जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होगा या इसमें वियोजक चिन्ह दिया होगा आपके पास, वो आपका द्वंद्व समास आएगा। और द्वंद्व समास को पहचानने में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा समस्या आपको आने वाली है, क्योंकि ये सिंपल से शब्द दिए होंगे आपके पास दिया होगा देश विदेश। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? देश विदेश। अगर आपके पास शब्द दिया है देश विदेश, तो किसकी बात की जा रही है? अगर आपको बोला जाए कि आपको देश विदेश की खबर है, तो इसमें क्या है कि क्या आपको देश और विदेश की खबर है? क्या आपको देश विदेश आदि की कोई खबर है? क्या आपको देश विदेश जाना है? तो इसमें बीच में एक तो योजक चिन्ह, देश और विदेश के बारे में बात की जा रही है, यानी इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। चाहे वो अब दूसरे शब्द की बात की जाए, दिन और रात दोनों की बात की जा रही है। यहाँ बीच में योजक चिन्ह की जगह आप और लगा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जिस शब्द में बीच में और आए, योजक चिन्ह आए, अथवा या आदि आए, तो ये आपका होगा द्वंद्व समास। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। अब बच जाता है हमारे पास लास्ट है आपके पास, ये है आपके पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपने सिर्फ याद रखना है, ना आपने प्रथम पद देखना है, ना अपने द्वितीय पद या उत्तर पद देखना है। आपने प्रथम पद और द्वितीय पद इन दोनों को छोड़कर आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि जो उस समस्त शब्द का अर्थ है, क्या वो किसी अन्य शब्द पे जा रहा है। अगर वो अन्य शब्द पे जा रहा है, अगर आपके पास दिया है लंबोदर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी लिखा है लंबोदर शब्द दिया है, आपको बोला जाएगा कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो आपने पहले तो आप देखेंगे अविभाव तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, किसी भी कर्म प्रधान की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपने देख लिया नेक्स्ट कौन सा था आपका? तत्पुरुष था। अब तत्पुरुष समास भी इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है आपको, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था आपका? नेक्स्ट पढ़ा था हमने आपका, कौन सा था आपका? थर्ड, याद कीजिए। तो थर्ड था आपके पास, वो था कर्मधारय। क्या इसमें कर्मधारय लग रहा है आपको कि कर्मधारय है? नहीं, इसमें कोई कर्मधारय नहीं है, क्योंकि कर्मधारय में क्या है? हम कर्मधारय में आपको मैंने बता दिया है जो, के, समान, इस तरह से जो किसी भी की विशेषता दर्शा रही हो। क्या लग रहा है किसी की कोई विशेषता दर्शा रहा है ये शब्द? तो इसमें किसी की कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आपको लग रहा है कहीं कि इसमें कहीं संख्या का बोध हो रहा है इस शब्द से? तो ये भी नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ दिया द्वंद्व। द्वंद्व में क्या है? क्या इसमें और इसको विग्रह करके हम इसमें और लगा सकते हैं, आदि अथवा लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। एवं इत्यादि लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो आपके पास क्या बच गया लास्ट में? लास्ट में आपके पास बहुव्रीहि बच गया। तो अगर बात की जाए लंबोदर शब्द का जो अर्थ है, उसका शब्द का अर्थ क्या होगा? इसके लिए आपको पर्यायवाची आना जरूरी है। लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबा है उदर जिसका। तो जिसका लंबा उदर है, कौन है वो?
वो है आपके गणेश जी। लंबे पेट वाले कौन है? ये है आपके गणेश जी। तो ये आपने याद रखना है। और कल मैंने आपको एक और बात बताई थी पिछली वीडियो में कि बहुव्रीहि समास में हम हमेशा बाहरी शब्द पे चले जाते हैं। शब्द दिया था लंबोदर, इस शब्द को छोड़कर हम किस पे चले गए? किसका नाम है लंबोदर? ये है आपका गणेश का। तो ऐसे शब्द जो कि किसी तीसरे शब्द का अर्थ बता रहे हो तो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। किसी तीसरे बाहरी शब्द पे चले जाना, प्रथम पद और दोनों शब्दों को छोड़कर तीसरे शब्द की ओर चले जाना। जैसे कि एक और शब्द है आपके पास नीलकंठ, यहाँ लिखा है नीलकंठ। अब नीलकंठ है तो नीलकंठ में आप बाकी समास के साथ इसको देख लीजिए तो उसके आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किसी भी समास का नहीं है। नीलकंठ को किसको कहा जाता है? तो नीलकंठ कहा जाता है आपके शिव भगवान को। तो ये भी हम तीसरे शब्द पे चले गए, ना हमने इसमें नील पकड़ा ना इसमें हमने कंठ पकड़ा। अब हमें पता है कि नीलकंठ किसे कहा जाता है, तो नीलकंठ कहा जाता है आपके भगवान शिव को। तो ये आपने याद रखना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। आपने क्या करना है, एक बार वीडियो को फिर से देखना है, जो मैंने पॉइंट बताया है उसके आपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी आपने प्रश्न पत्र उठाना है, उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या ये मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं कि क्या समस्या है। थोड़े से मैं एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है पर कोई बात नहीं। तो आपके पास पहला ये क्वेश्चन है, ये आपके टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए, जीबीटी और एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैंने ये लिए है। तो आई होप आप इसको इंटरेस्टेड हो गए देखने में। तो आपके पास पहला शब्द दिया है यथाशक्ति। तो ये कौन सा समास है आप इसको बता सकते हैं? तो मैं भी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये आपका अविभाज्य समास है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने आपको अविभाज्य समास करवाया था उसमें मैंने आपको एक शब्द नीचे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे कि ये शब्द आपने याद करने हैं। तो उसमें एक शब्द यथा भी था, आप जाके वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिसमें यथा हर भर इस तरह के मैंने आपको अव्यय बताए थे। जहाँ ये अव्यय आपके स्टार्टिंग में यूज हो गए वो आपके कौन सा समास होगा? अविभाज्य समास होगा। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी, अब मैंने आपको बताया आपने सिर्फ प्रथम पद देखना है। अष्टध्यायी ये आठ जो है अध्यायों का समूह है, वो कौन सा है? अष्टध्यायी। तो यानी कि ये कौन सा आएगा आपका? संख्यावाचक। और संख्यावाचक के लिए मैंने आपको बताया था द्विगु समास, आपको याद होगा। द्विगु समास आपको साउंड दे रहा है द्वि, दो की दे रहा है, यानी ये संख्या है। तो जिसमें संख्यावाचक का बोध हो वो आपका कौन सा समास आएगा? समूह का बोध करवाए वो आएगा आपका द्विगु समास। इसके अलावा आपके पास देशभक्ति, ये आपको मैंने पहले ही करवा दिया। देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष में आएगा, के लिए संप्रदान में आता है आपका, विभक्तियों की बात की जाए। उसके अलावा उनतानवत में समास कौन सा है? अब इसमें कौन सा है? इसमें आपका द्वंद्व समास कैसे है या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये थोड़ा सा टफ है तभी मैंने आपके लिए रखा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पंचपात्र, ये अनिष्ट। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है अनिष्ट, आपने याद रखना है अनिष्ट। अब इसके आगे अ लग गया तो ये कौन सा है? नकारात्मक बन गया है। तो इस कारण ये कौन सा समास आएगा आपका? तत्पुरुष समास। तो ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे।